नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ हिमालय की बेटियां का मैं पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह उनके पिता जो है हिमालय अपनी बेटियों के लिए चिंता में है। और आगे बता रहे हैं लेखक कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि सिंधु कहाँ है, पंजाब प्रांत में है, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही ये सारी नदियां याद आती है। कौन कौन? रावी, सतलुज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यह सब क्या है? सारी नदियां जो है यह हिमालय की बेटियां हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी का नाम आप सुने हैं कि कपिसा, गंगा, जो भी नदियां हैं यह सब नदियां कौन है? यह हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है। मतलब हिमालय पर्वत पर जानते हैं कि बर्फ जमा होता है, तो वहां क्या होता है? सूरज की रोशनी से बर्फ पिघलती है और एक एक बूंद करके जब टपकती है तो वही टपकने से जो पानी इकट्ठा होता है तो वह नदी के रूप में हो जाता है और नदी से महानदी बन जाता है और महानदी से क्या होता है? बड़ा बड़ा समुद्र बन जाता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह सब जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि लेखक वहां पहुंचे हैं हिमालय पर्वत पर और हिमालय पर्वत का एक एक दृश्य को लेखक देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ जो है सूरज की रोशनी पड़ने से उसमें से एक एक बूंद टपकती है और नीचे गिरती हुई जाती है। तो क्या होता है? धीरे धीरे वही इकट्ठा होकर नदियां बनती है, फिर महानदी बनती है और फिर समुद्र बन जाती है। तो लेखक कह रहे हैं यह सब जो है वह क्या है? वह हिमालय का दिल है और वहां से एक एक बूंद पानी इकट्ठा होता है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि समुद्र कितना भाग्यशाली है। समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कौन दो बेटी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यह जो बेटियां हैं हिमालय की उनका हाथ कौन पकड़ रहे हैं? समुद्र पकड़ रहे हैं, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वह समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि समुद्र को जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के पति के रूप में माना गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के पति कौन है? समुद्र है, मतलब महानदों के। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह कितना सौभाग्यशाली होगा वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। मतलब यहाँ पर लेखक मानवीकरण करते हुए कह रहे हैं कि समुद्र बहुत ही भाग्यशाली होगा जो उसको सिंधु और ब्रह्मपुत्र के साथ संगम मतलब शादी कर दोनों किए हैं, इसलिए वह पति होने का गौरव प्राप्त किया है। आगे लेखक कह रहे हैं जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद यह बात
आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत पर नहीं गया है, जो केवल मतलब वहां तक ही सीमित रहा है, तो उनको मालूम नहीं होगा कि यह जो है शायद ही बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, मतलब मैदान तक ही जो है, जो हिमालय पर्वत पर नहीं गए हैं, उनको पता नहीं होगा कि हिमालय के गोद में ये बच्चियां किस तरह से खेला करती थी और किस तरह से वहां शरारत किया करती थी। तो यह सब दृश्य लेखक को ही देखने का सौभाग्य मिला है। माँ बाप की गोद में नंग धरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले नहीं हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होना चाहिए। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि माँ बाप के गोद में नंग धरंग, मतलब जब छोटी बच्ची होती है तो नंग धरंग होकर खेलती है, तो माँ पिता को उनका बाल रूप अच्छा लगता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि यह सब रूप भले ही मैदानी इलाके वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वे लोग तो केवल मैदान तक ही रहे हैं, वे तो ये हिमालय पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन लेखक को यहाँ सारा दृश्य देखकर उनको ऐसा लगा कि भले ही आम आदमी इस बात को नहीं समझे, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि लेखक को ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत ससुर हो गए, क्योंकि जो इन बेटियों के सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जो भी नदियां हैं, उनकी अगर वे पिता हैं हिमालय, तो समुद्र के वे ससुर हो गए। तो कह रहे हैं हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होगी, मतलब यह वाजिब है कहना, यह वास्तव में मैं जो सोचता हूँ यह सही है। जो हिमालय ससुर है और समुद्र दामाद है, यह अगर कहे तो कोई भी गलत इसमें नहीं होगा। आगे लेखक बता रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेषी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं मानवीकरण करने का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिमालय को मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में यहाँ संबोधित किया गया है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह अभी ही नहीं है, यह काफी लंबे समय से, मतलब पुराने समय से ऐसा होते आए हैं। कालिदास भी जो मतलब वहां पर अपना जो भी लिखे थे, तो उसमें भी कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। यानी कालिदास जो कुछ लिखे थे, काव्य लिखे थे मेघदूत, तो उसमें कालिदास के विरही यक्ष, उसमें यक्ष जो है विरही का रूप उसमें है, मतलब वह प्यासा है, विरही है। तो क्या हुआ, वह अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब वर्षा तुम करते जाना, तुम्हारी वह प्रेषी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। और जब तुम वर्षा दोगे तो तुम्हारी जो प्रेषी है, प्रेमी है, वह बहुत ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। और लेखक कह रहे हैं कि यह बात जब मैं अभी देख रहा हूँ पर्वत पर, तब मुझे याद आ गया कि यह बात सही ही कालिदास लिखे थे, वह भी जीवंत रूप में इसका चित्रित किए थे। और यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक ही पसंद था। और लेखक कह रहे हैं कि महाकवि कालिदास जी को भी सचेतन रूप, मतलब सजीव रूप में ही किसी चीज को चित्रित कर देना पसंद था। ऐसा नहीं है कि पानी, पेड़ पौधा, इसको केवल निर्जीव ही कहा जाए, तो उसमें भी सजीव रूप का जो चित्रण वे किए थे वह सही था। दरअसल जो भी कोई नदियां को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। और लेखक कह रहे हैं कि दरअसल में जो कोई भी नदी और पहाड़, घाटी, समतल आंगनों को मैदान में जुदा जुदा देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, मतलब वह यही समझेगा। आगे लेखक कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि काका कालेलकर जो
हुए हैं, उन्होंने नदियों को क्या कहा है? लोक माता। लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि संसार, लोक माता किसको कहते हैं? संसार की जननी, मतलब माँ। क्या है? पानी है तो जीवन है, अगर पानी नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। आप लोग देखते भी होंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से सभ्यता का, मानव सभ्यता का विकास हुआ था। तो जहां जहां जल था वहां पर ही सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि अगर वहां पानी नहीं मिलता तो लोग मर जाता। तो इस तरह से अगर पानी नहीं रहेगा तो आदमी एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। तो इसीलिए काका कालेलकर क्या कहा था? नदियों को लोक माता कहा था, मतलब संसार की जननी, माँ। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? यहाँ पर काका कालेलकर जी कह रहे हैं, माँ तो हम कह ही सकते हैं जल को, नदियों को, लेकिन अगर बेटी के रूप में भी देखेंगे तो कोई हर्ज इसमें नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? प्रेयसी मतलब प्रेमिका का भी अगर उसको हम मानकर चलें, तो यानी किसी का भी अगर रूप देखकर चलेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर बस बहन का स्थान हम जोड़ लें तो कितने कवियों ने इन नदियों को बहन का भी स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, लेखक कह रहे हैं एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। सो फॉलिंग मतलब तिब्बत की बात है। तिब्बत जब एक बार यहाँ गए थे लेखक, तो कह रहे हैं मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब बीमार हो गई थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। और लेखक वहां सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, और पैर लटका कर, कभी क्या होता है, कभी कभी आदमी जब सुस्त हो जाता है, थका रहता है, पानी मिल जाता है तो वहां लोग बैठ जाते हैं, पानी थकान दूर करने के लिए लोग पैर पानी में डाल देते हैं। तो इसी तरह वे भी पैर लटका कर बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में उसे प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील मतलब जो बहता हुआ जल है, आगे बढ़ रहा था जल, जो बहता जल से क्या हुआ, उनको कुछ अच्छा लगा, उसका असर डाला, उनके थकान को दूर कर दिया, तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। और लेखक कहते हैं कि क्या हुआ, मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो उन्होंने जल के ऊपर कविता लिखी। क्या बोली कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला बहुत ही आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और मेरा मन तुम्हारे पास आकर बहुत ही प्रसन्न हो गया, और खुमारी का मतलब दुख, और मेरा सारा दुख दूर हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, और मैं तुम पर नतमस्तक करता हूँ, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। तुम बेटी बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा पिता हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, लेकिन अभी जो है तुम्हारे पिता चिंतित अवस्था में हैं। प्रकृति नटी के चित्रित तटपट पर, और प्रकृति नटी किसको बोलते हैं? खेल दिखाने वाला। तो बोल रहे हैं प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, प्रकृति नटी जो है वह किस तरह से चित्रित करके रखा हुआ है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और तुम्हारा यह जो अनूठा निराला छाप है हिमालय का, वह बहुत ही अच्छा प्रकृति जो है प्रकृति में देखा जा रहा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।